वेलकम गोल अचीवर्स। तो हम लोग आज एशिया महादेश करेंगे। एशिया महादेश जो कि विश्व के 7 महादेशों में से सबसे बड़ा महादेश है। और जहाँ तक इस महादेश का प्रश्न है तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा बारिश वाला, सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और इन सारे प्रश्नों को अगर हम देखें तो एशिया महादेश की जानकारी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं एशिया महादेश में कौन कौन सी जानकारी है और कितनी सारी जानकारी हम लोग कर सकते हैं। तो वो मोटी मोटी जानकारियां कम से कम हम लोगों को निश्चित हमारे दिमाग में फिट आ जाना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक एशिया महादेश का मैप बनाया है, ठीक है। तो एशिया महादेश को हम लोग देखते हैं कि एशिया महादेश की जो बाउंड्री है वो न केवल समुद्र से, महासागर से घिरी हुई है, पश्चिम की तरफ से यूरोप महादेश से भी घिरी हुई है। यूरोप महादेश इसके बिल्कुल पश्चिम में है। और कैस्पियन सागर अरल सागर, यूराल माउंटेन, और यूराल नदी, ये सारी जो है इसकी ठीक पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। और इन्हीं पश्चिमी सीमा से ये पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। निश्चित रूप से यह एक संयुक्त महादेश है जिसमें कोई भी समुद्री बाउंड्री नहीं है, जिसके चारों ओर समुद्री बाउंड्री नहीं है, लेकिन इसकी भौतिक विशेषता, भौतिक स्थलाकृति ऐसी है कि इसको हम यूराल माउंटेन के पूर्व वाले भाग को एशिया महादेश और पश्चिम वाले भाग को यूरोप महादेश कहते हैं। इस महादेश के अगर दक्षिण में हम लोग देखें तो हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर स्थित है दक्षिण में, और पूर्व में प्रशांत महासागर है। अगर इसके विस्तार के रूप में हम देखें कि ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका वास्तविक विस्तार क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा जो है इसके दक्षिणी भाग से पास होती है। और इससे इसके दक्षिणी भाग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और यूं कहें कि आर्कटिक महासागर तक इसका विस्तार है। जबकि पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 25 डिग्री पूर्वी अक्षांश से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर, यूं कहें 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर।
इसका विस्तार है। और अगर ग्लोब पर देखें तो निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे ये ग्लोब है, और ग्लोब के एक क्षेत्र में अगर हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में देखते हैं तो 10 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री को मानते हैं देशांतर, तो ये 25 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तक जो है ये हम लोग लेते हैं, और इधर हम लोग 180 देशांतर तक लेते हैं, मतलब अगर इसको हम मान लें। और यहां पर 10 डिग्री अक्षांतर, 10 डिग्री 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 80 डिग्री 80 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ये तो एक मोटी मोटी बात हुई। मोटी मोटी बात ये है कि पूरब में जो है प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप महादेश और यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये सारी जो है इसकी सीमा निर्धारित करती है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में है प्रशांत महासागर। ये दुनिया की सबसे बड़ी महादेश है। दुनिया की सबसे बड़ी महादेश जो है एशिया महादेश है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका क्षेत्रफल जो है 44,04,44,100 किलोमीटर है। अगर इसको देखें तो 44,04,44,100 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भूभाग का, लैंड का, संपूर्ण स्थल भाग का यह 33% है। लगभग 33% जो है केवल एशिया महाद्वीप की स्थिति है। और पहले ही बताया कि कॉकेसस पर्वत, काला सागर, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर जो है इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, और जबकि पूर्वी सीमा प्रशांत महासागर निर्धारित करती है। आपने एक प्रश्न देखा होगा कि दुनिया में अगर महादेशों में देखें, महासागरों में देखें, तो सबसे ज्यादा आइलैंड कौन से महासागर में है? तो इसका सही आंसर जो है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में बहुत सारे आर्कीपेलागो हैं। ये वर्ड जो है इसका अर्थ होता है द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह। तो हम लोग देखते हैं कि प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में, दोनों में कई सारे द्वीपों का एक समूह, ठीक है। चाहे वो भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, उसके बाद अगर इसको देखें तो मालदीव, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया आर्कीपेलागो है, फिलीपींस आर्कीपेलागो है, उसके बाद हम लोग जापान आर्कीपेलागो देखते हैं। जापान जिसमें विभिन्न आइलैंड, चाहे होक्काइडो हो, क्यूशू हो, सुकेकु हो या होन्शु हो, ये सभी आइलैंड्स हैं। तो अगर हम इनके कंट्रीज के बारे में देखें, अगर हम पूरब में देखें, सबसे पहले प्रशांत महासागर के आइलैंड के बारे में देखें, तो उत्तर में जो है रशिया का एक बृहद भाग, रशिया का एक बृहद भाग जो है उत्तर में स्थित है, एशिया के उत्तर में। और एशिया का यह वो भाग है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है, जिसको कि हम लोग वर्खोयांश के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो तापमान होता है शीतकाल में लगभग -68 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इतनी ठंड होती है इस साइबेरिया वाले एरिया में।
और अगर हम इसके गर्म स्थान की बात करें, जब हमने एक बार ठंडे की बात की तो एक बार साथ साथ गर्म वाले स्थान को भी देख लें, तो एशिया के सबसे ठंडे स्थान या दुनिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया का बर्फोयांश हो गया, बर्फोयांश। तो जब हमने ठंडे प्रदेश की बात की और सबसे ठंडा स्थान जो है बर्फोयांश साइबेरिया में हम लोग को देखते हैं, बर्फोयांश साइबेरिया जो है दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 68 डिग्री सेंटीग्रेड, -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है शीतकाल में। तो जब शीतकाल में हम लोग इतने कम टेम्परेचर को देखते हैं साइबेरिया में, तो दुनिया का सबसे गर्म जगह और एशिया का सबसे गर्म जगह कौन सा हुआ? तो एशिया का सबसे गर्म जगह हुआ पाकिस्तान का जैकोबाबाद। पाकिस्तान में जैकोबाबाद जो है एशिया का सबसे गर्म जगह स्थान है। इसी तरह से भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मासिंगांव है। भारत में, और यहां पे लगभग 1058 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अगर हम रेनफॉल की देखें तो ये लगभग 1058 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। साथ में अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा गहरे प्रदेश के बारे में देखें, गहरे प्रदेश मतलब जहां की एवरेज मीन सी लेवल जो है समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो सबसे कम है, वो लगभग 400 मीटर, ठीक है, -400 मीटर जो है एवरेज समुद्र तल से इसकी गहराई है। और ये जो गहराई है ये जो है इतनी समुद्र तल से इतनी गहरी है कि ये इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के कोस्ट के पास ये मृत सागर के नाम से जानते हैं, मृत सागर। तो जो मोटी मोटी जानकारी निकल के आई कि दुनिया की सबसे ठंडी प्रदेश या एशिया की सबसे गर्म प्रदेश, सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश या सबसे गहरा प्रदेश, तो सबसे गहरा प्रदेश में जो हम लोग देखते हैं कि एवरेज मीन सी लेवल यहां का जो है -400 मीटर है। अब ये एवरेज मीन सी लेवल क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई। औसत क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझ लें कि घर में अगर आप 5 परिवार के लोग हैं तो माँ अगर 2 रोटी खाती है, पापा 4 रोटी खाते हैं, भाई अगर 3 रोटी खाता है और आप 1 रोटी खाते हैं, तो सबको जोड़कर नंबर ऑफ पर्सन से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसी को हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो कैसे हम एवरेज निकालते हैं, और ये दुनिया में जो समुद्र है, दुनिया में जो समुद्र है वो लगभग सब जगह एक ही हाइट पे है। इसीलिए किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है वो कहां से मेजर करते हैं, समुद्र तल से। ठीक है, इन सारी जानकारी के बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है, और डाउट में या कई बार कंफ्यूजन में ऐसे आंसर्स जो है आप या तो भारत लगा देते हैं या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन आप लगा देते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में,
तो अगर सारी जानकारी को देखें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मेरियाना गर्त फिलीपींस के पास है। एक मेरियाना गर्त यानी यहाँ की जो गहराई है वो 11,000 मीटर से भी गहरी है, इससे भी ज्यादा है, 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहराई है फिलीपींस के पास मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच, इसका मतलब हुआ दुनिया की सबसे गहरी स्थान, दुनिया की सबसे ऊंची स्थान, सबसे ज्यादा बारिश वाली स्थान, सबसे ज्यादा ठंडा वाला प्रदेश, ये सारी जो चीज सबसे ज्यादा गहरी चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एशिया महाद्वीप से जुड़ी हुई है। अब अगर हम इसकी भौतिक विशेषता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर जो कि दोनों गोलार्ध में, ठीक है, दोनों गोलार्ध में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में इसका विस्तार है। उसके बाद जो मुख्य भूमि है वो भारत है। भारत जो है मुख्य रूप से जो है एक पेनिनसुलर है, ठीक है, प्रायद्वीपीय जो है विशेषता वाला देश है। शेप जो है इसका पेनिनसुलर है, नुकीला भाग है इसका। और ऐसे ही प्रायद्वीपों का जो है आइलैंड जो है इसको कहा जाए। देखते हैं, एक प्रायद्वीप, दो प्रायद्वीप, तीन, चार, जितने सारे प्रायद्वीप हम देखते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है, पेनिनसुलर। अगर हम बिल्कुल पूरब में चले जाएं तो हम लोग देखते हैं जापान, और जापान से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है और पिछले बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है कि जापान का कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा द्वीप जापान का सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कई बार ये पूछा गया है कि जकोटा त्रिभुज ट्रायंगल क्या है। तो जकोटा ट्रायंगल जो है, चाहे जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया, इस तीनों के क्षेत्र को जकोटा ट्रायंगल बोलते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उजागर होता है। अगर सिंगापुर को हम देखें, जो कि मलेशिया प्रायद्वीप का जो है बिल्कुल पीक पर है सिंगापुर, ये और जापान और सिंगापुर, इन दोनों को छोड़कर पूरा एशिया जो है एक डेवलपिंग नेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कंट्री के रूप में देखें तो हम सबसे उत्तर पूर्व में जापान की चर्चा करेंगे। फिर जो है कोरियाई प्रायद्वीप आता है। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। फिर जो है ताइवान है। ताइवान के बाद जो है चाइना है। ताइवान अपने आप को मुख्य चाइना बोलता है, ठीक है। तो ताइवान जो है अपने यहाँ डेमोक्रेसी रखता है और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो ताइवान, हांगकांग जो कि लंदन से जो है, मतलब ब्रिटेन से जो है वापस चाइना को इसको वापस किया गया है। तो 99 साल का जो लीज था वो पूरा होने के बाद जो यूके ने वापस कर दिया हांगकांग को चाइना को। तो पहले से यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम थी, अब वहां पे हांगकांग में चाइना जो है अपनी कम्युनिस्ट सरकार लाना चाहता है। और इस कम्युनिस्ट सरकार को लाने के लिए यहाँ पर कई तरह की उत्पीड़न वाली समस्याएं चल रही है। रोज ही कुछ ना कुछ नई समस्याएं, रोज ही कुछ ना कुछ नई बात जो है यहाँ से हमें निकलकर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम और थोड़ा दक्षिण में आ जाएं तो कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारे कंट्री जो है उसके दक्षिण में है। उसके बाद अगर पूरे दक्षिण में आ जाएं, संपूर्ण दक्षिण में आ जाएं,
तो इंडोनेशिया आर्किपेलागो है, इंडोनेशिया द्वीप समूह, इस इंडोनेशिया द्वीप समूह में कई सारे द्वीप हैं, जिसमें कि जकार्ता जो है प्रमुख आइलैंड है। जावा जो है सागर, छोटे छोटे जो सागर हैं, जावा सागर और जावा जो है द्वीप है। सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमतान और ईरियन जाया, ये सारे जो है छोटे छोटे आर्किपेलागो और आइलैंड वाले कंट्रीज हैं। उसके बाद आते हैं हम हिंद महासागर के कुछ कंट्रीज के बारे में। तो हिंद महासागर में जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीज है, वो सबसे पहले श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया। उसके बाद अगर हम और दूसरे आइलैंड की बात करें तो बिल्कुल मेडागास्कर वगैरह, जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में चला जाता है, मेडागास्कर। ठीक है, जब हम लोग भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका रोल भी हम लोग पढ़ेंगे। मेडागास्कर का भी रोल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं हिंद महासागर के बिल्कुल उत्तर वाले राज्य में। तो भारत और उससे सटे कई राज्य, कई देश जो है, जो कि एशिया में अपनी उपस्थिति, बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो कौन कौन से कंट्री है? भारत है, फिर चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके बाद म्यांमार है और नेपाल है, भूटान है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देशों में से हैं। ये वो कंट्री हैं जो भारत की, न केवल एशिया की, बल्कि संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स को जो है मेंटेन करती हैं। तो चाहे चीन हो या भारत हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, और ये अगर वैसे कहें तो इनको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या सार्क के सदस्य हैं ये सभी देश। उसके बाद हम लोग आते हैं बिल्कुल भारत के पश्चिमी देशों में, जिसमें कि हम मध्य पूर्व के देशों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो मध्य पूर्व के देशों में हम लोग देखते हैं कि कई सारे छोटे देश हैं, जिसमें कि सऊदी अरब है, यमन है, कुवैत है, यूएई है, जिसमें कि ईरान, इराक है। ठीक है, और ठीक पश्चिम में, एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट में जो है तुर्की है। तो तुर्की का जो एक आइलैंड है, या एक भाग जो है यूरोप में भी है और एक भाग जो है एशिया में है। तो तुर्की के साथ लगे कई देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान, इराक, यमन, ये सारे देश जो है पश्चिमी देश हैं और दक्षिण मिडिल ईस्ट के देश कहलाते हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ये लोग हैं, और मुख्यतः इनकी जो इकोनॉमिक है वो तेल निर्यात देशों के रूप में जाने जाते हैं। तेलों के निर्यात के रूप में, ये निर्यातक देशों के रूप में ये कंट्रीज जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो जॉर्डन, फिलिस्तीन जो कंट्रीज है और इजराइल जो कंट्री है, यहाँ पर आती है गाजा पट्टी। कई बार ये गाजा पट्टी का नाम आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर के रूप में गाजा पट्टी के रूप में देखा होगा। तो जो फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो है गोलन हील है, गोलान हील या गोलन हील है, जिसके लिए फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो है बरसों से जो है विवाद का मुद्दा रहा है ये गोलान हील, गोलान की पहाड़ियां। और ये जो है फिलिस्तीन
इजराइल और जॉर्डन के मध्य का क्षेत्र है और ये काफी चर्चा रहता है। सालों भर कुछ न कुछ घटनाएं जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलते रहती है, युद्ध चलते रहती है और शीत युद्ध का हमेशा जो है शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब आते हैं इसके भौतिक विशेषता के बारे में। तो पश्चिम में जहां ये ड्राई वाला एरिया है, ड्राई वाला एरिया मतलब एरिड जोन है और यूं कहे कि मरुस्थलीय भाग है, कई जगहों पे तेल उत्पादन जो है उनकी प्रमुख उपस्थिति और महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमी का कारण है। वहीं जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ आते हैं, चाहे वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये सभी कंट्री जो है तेल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दें तो मुख्य रूप से जो मिडिल ईस्ट के ये सभी देश हैं तेल निर्यातक देश हैं, तेल उत्पादक देशों में से जाने जाते हैं। फिर हम आते हैं भारत के बारे में। तो भारत जो है इसका पश्चिमी भाग निश्चित रूप से मरुस्थलीय है। थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है इसके पश्चिम में है और जबकि पूर्वी भाग जो है बहुत ही आर्द्र रहता है। लगभग सालों भर जो है बारिश होती है पूर्वी भागों में और पश्चिम भाग जो है सूखे होते हैं। तो अगर डिफरेंट सिचुएशन को देखें तो उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है इसको एक अलग भौतिक विशेषता प्रदान करती है जो कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब तक विस्तार है। और उसके बाद पाकिस्तान में सुलेमान, किरथर जैसे पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां भारत को बाकी एशिया महादेश से अलग करती है। इस प्रकार एशिया जो एक महादेश है उन्हीं सभी विशेषताओं को लेकर, मतलब वो सारी विशेषताएं जो एक महादेश में होनी चाहिए वे सभी विशेषताएं जो है भारत में है और इसी वजह से भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा मिला है। भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा इसी वजह से मिला है क्योंकि वो सारी विशेषताएं जो पूरे एशिया महादेश में हैं वो कहीं ना कहीं भारत में निश्चित रूप से मौजूद है। तो इस प्रकार जो भारत जो है एक उपमहाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं चाइना, चीन के बारे में। चीन जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हम रशिया को छोड़ दें क्योंकि रशिया का यूरोपीय पार्ट अलग है और एशिया वाला पार्ट बिल्कुल पूरब में, तो इस प्रकार जो रशिया है वो दो भागों में बटा हुआ है। कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में है और कुछ जो है एशिया महाद्वीप में है। तो यूरेशिया का भाग हो गया है रशिया। अगर संपूर्ण देश की बात करें तो चाइना जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद हम यहाँ की एशिया जो चीन की जो खास विशेषता है, चीन में जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी चीन की, जिसकी लंबाई 5,757 किलोमीटर है। 5,797 किलोमीटर। तो निश्चित रूप से चीन जो है एशिया में सबसे बड़ी लंबी नदी वाला देश हो गया। साथ में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि पूरी यूरोप से लेकर मॉस्को से लेकर के यूरोप के बृहद पार्ट को पार करते हुए, मतलब ये रूस का जो है ट्रांस साइबेरियन मार्ग यूरोप को कवर करते हुए, पूरा करते हुए, साइबेरिया को कवर करते हुए पूरी तरह जो है व्लादिवोस्तोक तक जाता है। और ये जो है ट्रांस साइबेरियन मार्ग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो ये दुनिया की सबसे लंबी जो है रेलवे लाइन है जो कि दो महादेशों को जोड़ती है और ये रूस की महत्वाकांक्षी रेल मार्ग है जो कि मॉस्को से लेकर के पूरी तरह से जो है ट्रांस साइबेरियन सेंट पीटर्सबर्ग
मॉस्को से लेकर के पूरी तरह व्लादिवोस्तोक तक जाती है, पूरब के व्लादिवोस्तोक आइलैंड तक जाती है। तो इस प्रकार ये सारा जो कंट्री है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने विश्व के दूसरे कंट्री। लेकिन जब हम इसके सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे ऊंचे, सबसे गहरे या सबसे बड़े के रूप में देखते हैं तो इनकी जो विशेषता है, एशिया की जो विशेषता है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि जैकोबाबाद, जहां का तापमान जो है लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो जाता है, एशिया की सबसे जो है गर्म स्थान है। साइबेरिया जहां -68 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो दुनिया की सबसे ठंडी प्रदेश के रूप में जानते हैं। भारत जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मासिमराम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो जो भारत के ठीक ऊपर या ऊपर कहें तो नॉर्थ में, तो हिमालय के ठीक नॉर्थ में जो पामीर का पठार है, पामीर घाट है, ये दुनिया का छत कहलाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि जो इसकी एवरेज ऊंचाई है हर जगह लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास, 6000 मीटर के आसपास इसकी एवरेज ऊंचाई है, और ये दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जापान के पूर्वी भाग में, या यूं कहें कि जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल के बाद, वसंत काल के बाद, वहां पर जो एरिया है, ये जापान का जो पूर्वी भाग है, वहां पर जो बारिश होती है इसको यूं कहें कि प्लम वर्षा के रूप में जानते हैं, इसको प्लम वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। और एलिफेंट माउंटेन जो कि कंबोडिया में है, वो भी इसी एशिया महादेश का पार्ट है। तो यूं कहें कि कंबोडिया का जो है एलिफेंट माउंटेन, ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद फिलीपींस का घास मैदान कागोन, ये भी कई बार पूछा गया है। और श्रीलंका को जो है पूर्व का मोती कहा गया है। तो इस प्रकार, और श्रीलंका की सबसे जो है लंबी नदी जो है महाबली है। तो ये सारी चीजें जो इस महादेश को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। तो एक तरफ पामीर का पठार जो कि 6000 मीटर जो है ऊंचा है, उसके बाद ठीक जो है तिब्बत का पठार है, और चीन का जो है महत्वपूर्ण यांगसी रिवर का उपजाऊ वाला क्षेत्र जो है इसके पूर्वी भाग में स्थित है। अब एशिया को देखें तो ये और दूसरे चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे ये दूसरे चीजों के लिए महत्वपूर्ण है? तो दुनिया में, संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है इसी महादेश में है। तो निश्चित रूप से कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब अगर 10 में से चुन लें तो 5-6 तो केवल एशिया महादेश में है। तो नंबर 1 में हम लोग चाइना को देखते हैं, फिर भारत को देखते हैं, फिर इंडोनेशिया को देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं। ये एक सघन बसा वाला प्रदेश है, कंट्रीज है, जहां की जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में जो है मिडिल ईस्ट का भाग है जो कि ड्राई वाला एरिया है, पूरब में जो ठंडा प्रदेश है जो साइबेरिया का भाग है वो दुनिया में सबसे ठंडा प्रदेश के रूप में है। जो ईस्ट में है जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, कई तरह के आइलैंड है, खास करके जापान और ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये महत्वपूर्ण कंट्री है। हांगकांग के रूप में फिलीपींस और बोर्नियो, सुमात्रा, जावा जैसे आइलैंड है, ठीक है, इरियन जाया है, या यूं कहें कि और कई सारे, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, लाओस है, ये सारी कंट्री जो है इसका पार्ट है। लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, ये सारी कंट्री जो है इस क्षेत्र का पार्ट है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं
कि जो एशिया महादेश है न केवल दुनिया में कई चीजों में प्रथम है, और बल्कि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या बहुत अधिक होने से इसकी महत्ता भी बढ़ जाती है, क्योंकि चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश इसी महादेश में उपस्थित हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगले किसी दिन हम लोग किसी दूसरे महादेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि और डिटेल में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।